पुलिस आज सत्ताधारी पार्टी की जेब की होकर रह गई है और उनके प्रभाव के नाते विपक्षी दलों को प्रताड़ित करती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। चूंकि कोई भी विषय हो, वो राजनीतिक मुद्दा हो और चाहे धार्मिक मुद्दा हो, हमने तमाम लोगों से, व्यक्ति विशेषों से आपको रूबरू कराया है, उनसे उनके अपने व्यक्तिगत विचारों को आपके समझ पहुंचाने का काम किया है। चूंकि आज का जो दौर है वो न्यायिक प्रक्रिया किस प्रकार से देखी जा सकती है और न्याय क्या होता है वास्तविक तौर पे, इन सभी न्यायिक मुद्दों पे हमसे खास बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद है नीरज कुमार शाही जी। आप क्रिमिनल लॉयर हैं, फौजदारी अधिवक्ता हैं और गोरखपुर में आपका बड़ा नाम है। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है सर। धन्यवाद। न्याय की बात की जाए सर, तो मौजूदा परिस्थिति के अनुसार राजनीतिक दल क्या अपने फायदे के लिए अपराधियों को अपने साथ लेकर चलती है? कितना सहमत हैं आप इस बात से? देखिए, अपराध का राजनीतिकरण तो हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले राजनीतिक दल अपराधियों के बल पे सरकार बनाते थे, किंतु अब अपराधियों को यह महसूस होने लगा है कि जब हम सरकार बनाने में सहयोग करते हैं तो हम क्यों खुद न चुनाव लड़ जाएं। इस कारण आज राजनीति में अपराधीकरण प्रभावी हुआ है। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं संरक्षण मिल रहा है और संरक्षण के दम पे जो है राजनीति चमकाई जा रही है। सर, एक मेरा प्रश्न था, लगातार एक प्रकरण आता रहा यूपी पुलिस के ऊपर, आरोप प्रत्यारोप से वो घिरी रहती है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने कुछ बिंदुओं पे अपनी एक चर्चा की और कहा कि कोई अगर बुद्धिजीवी है उसे प्रश्न होना भी चाहिए और उसकी जवाब भी मिलनी चाहिए। सर, मेरा एक प्रश्न था कि वर्तमान स्थिति के अनुसार जो उत्तर प्रदेश योगी जी की जो सरकार चल रही है उसमें जो पुलिस वाले हैं उनके कई बिंदु उसमें मेंशन किए गए, जैसे कि कहा गया कि जो सत्ताधारी दल है, जो पुलिस वाले हैं, क्यों उन्हीं की पैरवी करते हैं। दूसरा कि जो मामला फिट हो जाए, ऐसे वाक्यों का और ऐसा जो वो जीवन में अपने उपयोगी इसको समझते हैं, इस तरह के वो कार्य करते हैं। तीसरा है सर कि आरोपी वो ये खोजते हैं कि कहीं वो सुखेदार न हो, रसूखदार न हो। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट कि आरोपी विपक्ष दल का हो, इस पे बहुत विशेष जोर देते हैं। क्योंकि आप एक अधिवक्ता हैं, बड़े करीबी से न्यायिक प्रक्रिया को आप देखते हैं और उसका सामना करते हैं, उसका सलूशन भी निकालते हैं। किस परिप्रेक्ष्य में आप पुलिस कार्रवाई को आप देखते हैं? देखिए, एक अधिवक्ता होने के नाते मैंने जो महसूस किया है कि जो पुलिस नामक संस्था जो भारत में काम कर रही है वो अंग्रेजों की बनाई हुई पुलिस है और पुलिस रेगुलेशन एक्ट में या पुलिस व्यवस्था में अभी बहुत सुधार नहीं हुआ है। तो अंग्रेज जिस प्रकार हम हिंदुस्तानियों को दमन करने के लिए पुलिस का सहारा लेते थे, कमोबेश वही स्थिति आज राजनीतिक दलों की है और सत्ताधारी दल उस पुलिस कर्मियों का उपयोग करके अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित रूप से मैं इस बात से आपके 100% सहमत हूँ कि पुलिस आज सत्ताधारी पार्टी की जेब की होकर रह गई है और उनके प्रभाव के नाते विपक्षी दलों को प्रताड़ित करती है और उनका उत्पीड़न करती है। तो सर, अगर पुलिस की बात हो, एक हमारे सामने प्रकरण आया बिकरू कांड का, उसमें आपने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे चुनौती दी गई। पुलिस वालों के साथ मिली भगत भी हुई थी और उसका नतीजा हुआ कि हमारे कई जवान शहीद भी हो गए। सर, उस लॉ एंड ऑर्डर को बतौर अधिवक्ता किस स्थिति और परिस्थिति से आप अपने नजरिए से देखते हैं? देखिए, बिकरू कांड बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। निश्चित रूप से हमारे 7 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, लेकिन उन पुलिसकर्मियों को शहीद होने में पुलिस विभाग के भी लोगों का हाथ था। उन पुलिस विभाग के लोगों ने उस अपराधी की मुखबिरी किया और बताया कि आप क्या पुलिस फोर्स जा रही है आप क्या दबिश देने के लिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो अपराधी अपने लोगों के साथ पहले से तैयार था, मुस्तैद था और हमारे इतने पुलिसकर्मियों को उसने गोली मारकर शहीद कर दिया। तो निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर निश्चित रूप से मैं तो कहूँगा कि निष्प्रभावी था उस समय उत्तर प्रदेश सरकार का। और इतनी बड़ी अगर कोई घटना ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कोई पुलिस बल जा रहा है और उनके ही चौकी और थाने के लोगों द्वारा अपराधी को बता दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी मतलब पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी चूक और बहुत बड़ी व्यवस्था पर प्रश्न उत्पन्न होता है और निश्चित रूप से घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित करता है। सर, अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, पुलिस प्रशासन पे हमेशा से उंगली उठती रही है। बहुत बुद्धिजीवियों ने कहा कि अब पुलिस प्रशासन जो है वो डूम राजा हो गई है।
मेरे कहने का तात्पर्य ये है सर कि जिस तरीके से रात के अंधेरे में पुलिस प्रशासन और पुलिस के लोगों ने जो मौतें हुई थी उनको कहा कि अपने कब्जे में ले लेंगे और उनका दाह संस्कार करेंगे, ये आपके दृष्टि से कितना न्याय संगत है? दूसरा इसमें मेरा प्रश्न है सर कि जैसा बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने कहा कि लॉ की मौत हो गई है, सिर्फ ऑर्डर ही बचा है, कितना सहमत है इस शब्द से आप? नहीं, मैं बिल्कुल इस सबसे 100% सहमत हूँ। हमारे यहाँ कानून में भी व्यवस्था दी गई है कि किसी डेड बॉडी के साथ भी आप अमानवीय कृत्य नहीं कर सकते हैं। वो ऐसी महामारी थी, निश्चित रूप से उस महामारी से आप सभी लोग प्रभावित हुए थे, किंतु मेरा ये सोचना है कि अगर किसी के परिवार में ऐसे मृत्यु हो गई है तो कम से कम एक व्यक्ति को ही बुला के उसके दाह संस्कार में पीपी किट वगैरह पहना के ही, लेकिन उसके दाह संस्कार में उस परिवार का एक व्यक्ति रहना चाहिए था। मुझे तो लगता है कि इस महामारी में तमाम ऐसे लोग हैं जिनके परिवार के लोग ठीक से रो भी नहीं पाए हैं अपने परिजनों की मृत्यु होने पर। तो निश्चित रूप से ये पुलिस की व्यवस्था हमारी समझ से ठीक नहीं थी और ये मतलब बिल्कुल ठीक नहीं थी और इसको तो बिल्कुल उस पर रोकना चाहिए था। मेरा सर एक प्रश्न आपके राजनीतिक करियर को देखते हुए, भारतीय जनता पार्टी में आप तमाम दायित्व पे रहे, भारतीय जनता युवा मोर्चा में आपने लगभग 9 वर्षों तक आपने अपना दायित्व किया और उसका बखूबी निर्वहन भी किया। सर एक ऐसा क्यों कारण बना 4 अप्रैल का कि आपको समाजवादी पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी? अखिलेश यादव जी का आपको समर्थन भी मिलता रहा और अखिलेश यादव जी के शरण में आप गए। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में मैं काफी दिनों तक काम किया और विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया, किंतु ये सरकार बनने के बाद मुझे ये महसूस हो रहा था कि जब मैं अखिलेश सरकार की और योगी सरकार जी की तुलना कर रहा था तो मुझे ये महसूस हुआ कि अखिलेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास में बहुत अहम रोल अदा किया है और निश्चित रूप से अखिलेश जी का कार्य जो था वो हर जाति, हर धर्म और हर वर्गों के लिए था, चाहे मजदूर रहा हो, चाहे अधिवक्ता रहा हो, चाहे किसान रहा हो। और मैं तो कहूँगा कि अधिवक्ता हितों के लिए तो अखिलेश सरकार ने सबसे अधिक कार्य किया था। इस नाते में अखिलेश जी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। सर, समाजवादी पार्टी और योगी सरकार की आपने जैसा बताया कि तुलना भी की गई, सर आपको नहीं लगता कि योगी सरकार जो भी आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट का आता है उस पे वो कहते हैं कि हमें वो पसंद नहीं, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का जो है दरवाजा खटखटा देते हैं? आपको नहीं लगता वो कोई भी केस हो, वो आपका सीए के विरोध में जितने भी प्रदर्शनकारी थे उनका जो पोस्टर लगा हुआ था लखनऊ में, हाईकोर्ट ने आदेश किया कि उन पोस्टरों को तत्काल यथासंभव हटाया जाए, उस पर कहा योगी जी की नहीं हटेगा और हम चले गए सुप्रीम कोर्ट। दूसरा मसला है सर लॉकडाउन संबंधित, कि लॉकडाउन पे भी उन्होंने चुनौती दे दी। तो आपको नहीं लगता कि मौजूदा सरकार चुनौतियों की सरकार है, चुनौती देना बखूबी जानती है? नहीं, बिल्कुल इससे मैं सहमत हूँ। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए, लोगों की का ख्याल करते हुए, लोगों की जान माल की रक्षा करने के लिए उसने 5 शहरों में कहा था जहाँ कोरोना की संख्या ज्यादा है उन जिलों में कर्फ्यू लगा दिया जाए। किंतु हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार, इसको न्यायपालिका से टकराहट ही कहा जा सकता है कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार इसको सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस आदेश को स्टे कराया, किंतु ये सरकार का ही सरकार को यहाँ पर मैं फेल माना जाएगा क्योंकि सरकार ने पुनः लॉकडाउन लगाया और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का उन्होंने पालन भी किया। पालन इस सेंस मतलब इलाहाबाद के हाईकोर्ट के आदेश को नहीं माने, लेकिन बाद में उनको कोरोना की हालत को देखते हुए कर्फ्यू लगाना पड़ा। तो मैं इससे तो मैं सहमत हूँ और ये ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि न्यायपालिका पर देश के लोगों की निगाह रहती है, लोगों का आस रहता है और ऐसे टकराहट सब समाज के लिए हितकर नहीं है। बिल्कुल, हमारे सर उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक साहब थे। राम नाईक साहब ने भी नसीहत दे डाली योगी सरकार को कि उनको भी कानून व्यवस्था के सुधार करने की भी आवश्यकता है। बतौर अधिवक्ता कितना न्याय संगत और तर्क संगत उनका बयान आपको लगता है? देखिए, राम नाईक साहब देश के बड़े राजनीतिज्ञ रहे हैं, कई बार एमएलए, कई बार एमपी, सेंट्रल मिनिस्टर और राज्यपाल रहे हैं। उन्होंने सपा सरकार के समय पर भी जब उन्हें लगता था कि कानून व्यवस्था फेल हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उन्होंने सपा सरकार पे भी उंगली उठाया था और तब लोगों को ये लगता था कि ये राजनीतिक से प्रेरित होकर ये काम कर रहे हैं। किंतु अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर उंगली उठाया तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये सोचनीय प्रश्न है और अगर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की ये सोच है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार को अपने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक प्रकार से प्रभावित करना चाहिए। सर, इन सबों के बावजूद जो मौजूदा सरकार है, योगी जी की जो सरकार है, लगातार वो भू माफिया हो, शराब माफिया हो, गैंगस्टर हो, उनके खिलाफ लगातार एक्शन ले रही है। इनके इस जो ये कृत्य किया जा रहा है भू माफियाओं के खिलाफ, उसको किस परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं? बतौर अधिवक्ता क्या दृष्टि से आप देखते हैं?
देखिए, भू माफियाओं के खिलाफ, शराब माफियाओं के खिलाफ, गैंगस्टर के अभियुक्तों के खिलाफ अगर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है तो उससे मैं सहमत हूँ, किंतु ये कार्रवाई निष्पक्ष होना चाहिए और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गैंगस्टर है, शराब का काम कर रहा है, भू माफिया है, जमीन को कब्जा कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं होना चाहिए और निष्पक्ष कार्रवाई होना चाहिए। तो बिल्कुल सर, थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न मेरा, समाजवादी पार्टी का साथ, और आपने कहा कि हाँ साइकिल पे हम भी चल देंगे, आगामी चुनाव बड़ा करीब है, क्या लगता है यदि कोई दायित्व मिलता है समाजवादी पार्टी से तो बतौर अधिवक्ता ही नहीं, नीरज शाही किस प्रकार से उसका निर्वहन करेंगे और किन मुद्दों पर विशेष करके अगर उनको दायित्व मिलता है तो क्या मुख्य मुद्दे उनके लिए प्रमुखता से रहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी और हमारे नेता अखिलेश यादव जी मुझे जो भी दायित्व देंगे उस दायित्व का मैं निर्वहन करूंगा और 2022 में अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा प्रयास करूंगा और 22 में 22 किल, इसी नारे के साथ हम लोग समाज के अंदर जाएंगे, अखिलेश जी के किए गए कार्यों को जनता को बताएंगे और जनता का समर्थन मांगेंगे, जिससे अखिलेश यादव जी पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सके। हमसे तमाम विषयों पे बात करने के लिए नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे नीरज शाही और आप वरिष्ठ वकील हैं और क्रिमिनल लॉयर हैं, और जिस तरीके से आपने पूर्वांचल में अपना अच्छा खासा नाम कमाया है, तमाम ऐसे केस को आपने अपने हाथ में लेके उसका सलूशन भी निकाला है। जिस तरीके से उन्होंने पुलिस प्रशासन से भी उंगली उठाया कि निष्पक्षता होना जरूरी है और पूर्वाग्रह से आप ग्रसित नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। जो भी न्यायिक प्रक्रिया हो वो निष्पक्ष हो, ऐसा कहा नीरज शाही जी ने। आगामी चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि जो भी दायित्व मिलेगा उससे वो बखूबी निर्वहन करेंगे। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभात साक्षी न्यूज़।